इन दिनों टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब चर्चा सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं हो रही है, जीएसटी की भी हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों कई सारे लोगों को जीएसटी के नोटिस आ गए। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, तो लोगों को लगा रहे जीएसटी के नोटिस कैसे आ गए। अब ये जीएसटी नोटिस सिर्फ जीएसटी तक रहेगा या फिर इनकम टैक्स तक जाएगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, चूंकि महीना चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, तो लोग कई तरह के उलझनों में रहते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं। तो आज टैक्स गुरु में इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यानी ये कहें कि टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब, पिछले एक हफ्ते में जो भी हलचल हुई है इस पर बड़ी पैनी नज़र रखे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी कुछ लोगों को गाइड करना चाहता हूं, तो उनसे वो गाइडेंस लेंगे। तो बता दूं कि अगले आधे घंटे तक आपको हम बताने वाले हैं कि यूपीआई पेमेंट लेना छोटे दुकानदारों पर पड़ा भारी, कैसे मिलेगा जीएसटी नोटिस से छुटकारा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ना रहें इन गलतफहमियों के शिकार, और साथ में भी बताएंगे कि अगर ज़्यादा कट गया प्रोफेशनल टैक्स तो इस पर कैसे छूट पाने का आपके पास तरीका है। सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा कर्नाटक से शुरू करते हैं। हालांकि मामला कर्नाटक का है, लेकिन आपके घर तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये चांदनी चौक और जनपद में पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी, या फिर सड़क किनारे ठेला लगाने वालों तक भी पहुंच सकती है। मामला ये है कि उन लोगों ने यूपीआई के जरिए पेमेंट लेना शुरू कर दिया। जब भी कुछ खाते हैं, 2 रुपये हो या 200 रुपये या 2000 रुपये हो, सब्जी लेते हैं, खुले के चक्कर में कौन पड़े, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, दुकानदारों को भी सहूलियत और कंज्यूमर को भी सहूलियत। लेकिन ये सहूलियत जो है ये मुसीबत में तब्दील हो गई। एक दिन मुसीबत में ऐसे तब्दील हुई कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने कई सारे दुकानदारों को नोटिस भेज दिया, जिनको या तो ठीक से पढ़ने भी नहीं आता है, या पढ़ते हैं तो इन टैक्स व स्कूल जनों में नहीं पढ़ते हैं। नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि यूपीआई से जो पेमेंट ले रहे थे, तो सारे यूपीआई के पेमेंट मिल करके इतनी ज़्यादा रकम हो गई जो जीएसटी के दायरे में आ जाती है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा जी आपको इतने पैसे आ गए, आप जीएसटी चुकाइए। और परेशान है सब लोग, और जिनके पास नहीं आया हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि एआई के जरिए सारा डेटा आता है। तब ऐसे में क्या करें, तो पूरा माजरा समझते हैं सबसे पहले कोहली साहब से। कोहली साहब, ये क्या है माजरा, पहले समझाइए। जी हाँ, आपने बड़ी अच्छी भूमिका इसकी बांधी, और मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। कर्नाटका का आपने जिक्र किया, तो चलिए कर्नाटका का ही ले लेते हैं। एक कर्नाटका में जगह है हावेरी, ये गोवा के बॉर्डर के पास है जगह। बेंगलोर से करीब मेरे हिसाब से 3.5-4 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ एक सब्जी वाले थे, और सब्जी वाले को नोटिस आया आपको 29 लाख रुपए जीएसटी देना है। 29 लाख सब्जी वाले, सोचिए सब्जी वाले को, सब्जी वाले के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और उसमें लिखा गया नोटिस में, लक्ष्मण, कि आपका पिछले 4 साल में यूपीआई के जरिए 1,63,00,000 रुपए की सेल हुई है। अब फिगर सही थी, 1,63,00,000 लाख की बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब जो लोग कैश में पहले काम करते थे, पहले कैश ही लेते थे यूपीआई से पहले। 2016 में यूपीआई आया, मुझे याद है, उससे पहले तो सब कैश चलता था। अब 1,63,00,000 रही उन्होंने कहा फिगर से। और मजे की बात यह कि ये सब्जी वाले साहब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, ये इनकम टैक्स रिटर्न बाकायदा फाइल करते थे, पर जीएसटी इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो अब मुद्दा यहां बना कि 40 लाख रुपए जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, लक्ष्मण, कि 40 लाख से ऊपर आपको 30 दिन के अंदर जैसे आप पार करें, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। मैंने याद है आपको पिछली बार भी कहा था कि 1,51,00,000 इस समय रजिस्टर्ड डीलर्स भारत में हो चुके हैं। अब उसने रजिस्ट्रेशन तो लिया नहीं, पर इस मुद्दे में तो क्या हुआ, क्योंकि वो सब्जी बेचता था। अब सब्जी, खुली सब्जी जब आप बेच रहे हैं, अनप्रोसेस्ड फूड बेच रहे हैं, या खुली सब्जी जिसको मैं कहूं, वो टैक्सेबल नहीं है। तो यहां तो मामला बच जाएगा, क्योंकि वो जब बताएंगे कि मैं सब्जी बेचता हूं तो बच जाएगा। पर ऐसे आपने, अभी मैं सुन रहा था, आपने गोलगप्पे का जिक्र किया, कोई चाट की ठेली या कोई छोटा मोटा कोई पॉपकॉर्न कुछ भी लगाते हैं। अब कोई बड़े फेमस हो जाते हैं, आप मानेंगे नहीं, सड़क पे कुलचे छोले, और आपको जगह जगह ऐसी मशहूर चीजें मिलेंगी, बड़े मशहूर होके उनकी एक काउंटर की सेल, एक काउंटर की सेल 10-10 हजार रुपए रोज की हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए सतर्क होने वाली बात है। अब उन लोगों के पास अगर नोटिस आ रहे हैं, मुझे लगता है वो फंस गए, मतलब वो वाकई में वायलेशन है, क्योंकि 40 लाख रुपए साल की अगर आपकी टर्नओवर है जीएसटी नियमों के अंतर्गत, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अब सवाल ये, अगर मैं रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं तो मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है? एक तो आपको, अगर आप खाने पीने की चीज बेच रहे हैं तो आपके पास वो 5% वाली ऑप्शन होती है कि आप 5% दे दीजिए। कॉम्पोजिशन स्कीम है जो 1.5 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर, उसमें आप आ सकते हैं। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि जो छोटे छोटे व्यापारियों को मैं, लक्ष्मण, 2 कैटेगरी में बांटूंगा। एक तो जो ये मैंने हावेरी का आपको एग्जाम्पल दिया, जिनके पे टैक्सेबल नहीं था,
पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई में टैक्सेबल थे, अब यूपीआई की वजह से वो फंस गए हैं। और कैश कलेक्शन अब तक करते थे तो कहीं नोटिस में नहीं आता था। अभी बताइए उनको करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें एजुकेशन की जरूरत है। उन वेंडर्स को ये जानकारी जीएसटी डिपार्टमेंट को जमीनी तौर पे देनी चाहिए। हालांकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ऐसी एक कहावत है लॉ में कि आपको अगर कानून की जानकारी नहीं है, आप कहें तो मुझे पता ही नहीं था, ये कोई मतलब ये कोई बहाना नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर भी जीएसटी डिपार्टमेंट को एक ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए कि सड़क के किनारे, खासकर देखिए मशहूर दुकान तो सभी को पता होती है, वो तभी मशहूर ही तभी होती है जो सबको पता है। उन लोगों को जाके बताना चाहिए कि अगर आपकी 40 लाख रुपए, कुछ स्टेट्स में ये 20 लाख है पर वो स्टेट्स बिल्कुल रिमोट स्टेट्स हैं, 40 लाख रुपए अगर आप साल का पार कर रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। और लेने के बाद आपको जो खाने पीने की दुकान है तो उसके लिए अलग नियम है, ट्रेडिंग करते हैं अलग नियम है। तो ये थोड़ी सी जानकारी और लोगों को बताना ये जाके कि उनका जीएसटी बनता है, मुझे लगता है थोड़ी सी जीएसटी डिपार्टमेंट को भी इसमें मेहनत करनी चाहिए। पर जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम तो मैं मानता हूं कि हर वर्ग का व्यक्ति देखता है, उनको ये पता, ये फायदेमंद होगा उनके लिए। बिल्कुल। आज मैं समझ रहा हूं कि जितने का टर्न ओवर हुआ और नोटिस आ गया, तो अगर वो कायदे से चलेंगे तो जितने का नोटिस आया उतना पैसा आपको चुकाना नहीं होगा। जी हाँ, क्यों जो मैंने हावेरी का केस बताया ना आपको लक्ष्मण, हालांकि वहां पर लगेगा नहीं क्योंकि सब्जी है, तो इसमें 29 लाख में 50% पेनल्टी भी जुड़ी हुई थी, यानी 12% जीएसटी था और उस 12% जीएसटी में 50% पेनल्टी भी थी, तो लगभग 19-20 लाख का तो जीएसटी था। उसके अलावा बाकी तो आप कम से कम इस पेनल्टी और इंटरेस्ट से आप बच सकते हैं। नहीं, एक और चीज़ कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कई सारे एग्जम्पशन भी आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो खुद कहा आपको, कॉम्पोजिशन स्कीम होती है जो 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए बनी हुई है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, 5% आप अपनी जेब से जमा कर दीजिए और खत्म, कोई रिटर्न वगैरह फाइल करने की जरूरत। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप ऐसा ना सोचें कि यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे इसमें जीएसटी नोटिस आ गया, ऐसा नहीं है। नहीं, सिर्फ फर्क यह हुआ लक्ष्मण के जीएसटी यूपीआई से लेने की वजह से एक ट्रेल बन गई। तो अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट लेते हैं और जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, कितना लिमिट बताया आपने? 40 लाख। 40 लाख से ज़्यादा का कारोबार होता है तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अब वो तो बहुत आसान प्रक्रिया होती है और आप अगर कंपोजिट स्कीम में हैं तो फिर आपके लिए जीएसटी उतनी देनदारी आसान हो जाएगा। तो ये बिजनेस भी आपका, उससे एक और फायदा है जो बताएंगे कोहली साहब कि अगर जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए, आपका प्रोफाइल बन जाता है। प्रोफाइल अगर अच्छा रहा तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे, उस प्रोफाइल के आधार पे आप अगर बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो आपको लोन मिल सकता है कारोबार फैलाने के लिए। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं सब चीज़ें। लक्ष्मण, मैं क्षमा करें आपको यहाँ पर टोक भी रहा हूँ, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा भी ले सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं। आपको याद होगा पिछली दफे हमने जिक्र किया था, आप इंटरस्टेट सेल भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स पर भी सेल कर सकते हैं। गोलगप्पे बनाने में जो सामान आपको लगा उस पर जो टैक्स चुका है उसका बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि डरने वाली बात है, सिर्फ आपको एक बार सिस्टम में घुस जाना है। सिस्टम में आ जाएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। तो जीएसटी नोटिस आए तो ऐसा नहीं कि यूपीआई छोड़कर कैश लेना शुरू कर दें, इसमें मत जाइए। बेहतर ये होगा कि उस नोटिस को तो अभी जवाब दीजिए, लेकिन आगे के लिए अपने बिजनेस को व्यवस्थित कर लीजिए तो और ज़्यादा आपको मजा आएगा इस कारोबार को करने में, कारोबार को फैलाने में। और भी कई सारे फायदे जो हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया। और खास बात कि जितना नोटिस आया उतने देना भी नहीं पड़ेगा आपको, जितना जीएसटी बनता है उसमें कई सारी छूट आपको मिल जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और बाकी आपको रियायतें मिल जाएगी, तो इसका ख्याल रखिएगा। और फिलहाल अब शुरू करते हैं सवाल आपका सिलसिला। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले वडोदरा, जहाँ से चिराग पटेल साहब हैं। चिराग पटेल साहब नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? सॉरी आपको बहुत देर तक फोन पे इंतजार कराया, चूंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पे। नहीं सर, आपका इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, हमें इससे बहुत हेल्प मिलता है हमको। जी धन्यवाद। बताएं क्या उलझन है आपकी? यस, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरे पास डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है जो कि मैंने करीबन 2022 में लिए हुए हैं और अभी उसमें मुझे कुछ गेन हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास का गेन है। और अभी मेरा ऐसा प्लान है कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मेरा बेटा है जो कि 19 साल का है अभी, और मैं उसको ये म्यूचुअल फंड गिफ्ट की तरह ट्रांसफर करना चाहता हूँ। और तो ये गिफ्ट ट्रांसफर जो होगा तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगेगा कि नहीं? और उसी में मेरा एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये है कि मैं ये जो मेरा बेटा फिर मुझे ये पैसे वापस देगा जो कि मैं कहीं और यूज करना चाहता हूँ, तो उसमें कुछ टैक्स देनदारी बनेगी या कैसे रहेगा? ठीक है,
कोहली साहब हैं, जवाब दें कोहली साहब, इंटरेस्टिंग सवाल है। जी, चिराग जी का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा स्ट्रेटेजिक भी है। स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक जो चिराग साहब के दिमाग में उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहा। ये क्या कर रहे हैं कि पहले अपने जो इनके पास डेट फंड्स थे बेटे को गिफ्ट, पहली बात तो चिराग साहब बेटे को आप गिफ्ट करेंगे तो वो 56(2)(10) में जो रिश्तेदारों की लिस्ट दी हुई है उसमें बेटा बाकायदा आता है, तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं है। तो और बेटा अगर आपका मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर है तो कोई क्लबिंग भी नहीं होगी। फिर आपने कहा कि बेटा उसको बेचेगा तो लाजमी, मुझे जो नजर आ रहा है कि चिराग साहब का बेटे की इनकम अभी कम होगी, तो ये क्या कर रहे हैं कि टैक्स बेटे का, क्योंकि गिफ्ट कर दिया तो बेटे का हो गया, तो उसके बाद टैक्स बेटे को देना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे वापस ले लेंगे। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चिराग साहब ने कहा। पर इसमें चिराग पटेल साहब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें कहीं टैक्स इवेजन की बू आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप पहले बेटे को दे रहे हैं, बेटे के ऊपर कैपिटल गेन आ जाए तो क्योंकि बेटा की टैक्स कम होगा, इनकम कम होगी, तो भाई बेटे को टैक्स पड़ेगा नहीं, उसके बाद बेटे से वापस ले ले। तो चिराग साहब अगर ये कहीं प्रूव हो जाता है, ऐसे बहुत से केस लॉज हैं कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन था ये जेन्युइन सिर्फ इसी वजह से किया गया था कि आप इसका टैक्स, आपकी इंटेंशन यही थी कि टैक्स बेटा उसके एग्जेम्पशन ले ले और फिर मुझे पैसे वापस दे दे। तो अगर इस ट्रांजैक्शन के बीच में गैप, जो टाइम गैप है वो बहुत कम होगा, तो फिर तो ये पूरी तरह से राज खुल जाएगा। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप अगर जेन्युइनली गिफ्ट कर रहे हैं बेटे को और जेन्युइनली बेटे से वापस भी गिफ्ट ले रहे हैं, तो आपसे अफसर ये पूछ सकता है कि भाई आपने पहले बेटे को गिफ्ट किया, अब आप बेटे से वापस ले रहे हैं, तो आपने किया क्यों? तो अगर इस बात का आपके पास ठोस जवाब है तो फिर तो ये करिएगा, वरना कहीं आगे जाके चिराग पटेल साहब इस बात पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है और आपको कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने इस पर पड़ जाए। हालांकि चिराग साहब ने जो प्रावधान है उसको शब्दशः लिया है, बिल्कुल शब्दशः लिया और बड़ा अच्छी प्लानिंग उन्होंने करी है। लेकिन इंटेंशन जो है, जो बता रहे थे कोहली साहब, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टैक्स चोरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये फिर लेकिन इसे कैसे साबित करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? साबित ऐसे करेगा कि हमने गिफ्ट दिया, हमने ले लिया। मैंने आपको अभी 50,000 तक आप और हम तो गिफ्ट ले सकते हैं ना, रिश्तेदार नहीं है। मैंने आपको 40,000 रुपए दिए और आपने उसको इन्वेस्ट करके कहीं कमाल कर ली, मान ले आपकी कहीं इनकम नहीं है और आपने टैक्स उस पर दे दिया, मेरा टैक्स बच गया, उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद आपने टैक्स मुझे पैसे वापस कर दिए, तो कहेंगे कि ये कैसा गिफ्ट है। अब आप मान लीजिए शादी पे किसी को गिफ्ट दे के आए, दूसरे दिन आके वो आपको गिफ्ट कर गया, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। कि हो सकता है कि हम शादी पे कि अगले दिन हमारे मैरिज एनिवर्सरी पे वो लाके गिफ्ट दे देते, फिर चल जाएगा, फिर चल जाएगा। पर यहाँ पर यही मैंने पटेल साहब को कहा कि चिराग पटेल साहब को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि किस हालात में बेटे ने आपको वापस गिफ्ट किया, आपने उसको गिफ्ट किया, फिर उसने आपको किया, बीच में ये टैक्स भी आ गया, तो ये कहीं शक्को शुबा बीच में ले आता है। चिराग साहब, कोई कंफ्यूजन? ओके। और सर दूसरा एक फॉलोअप क्वेश्चन यही था कि यदि ये गिफ्ट ट्रांसफर होता भी है तो उसको आईटीआर में कहाँ पे दिखाना होता है? गिफ्ट अगर आता है चिराग साहब तो एक स्केड्यूल होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसको हम स्केड्यूल EI कहते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम, वहां पर इसको दिखाना होता है। चलिए, तो और भी कोई कंफ्यूजन हो तो चिराग साहब संपर्क करिएगा। फिलहाल आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे नोएडा से। आलोक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कोहली साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, नमस्कार। मेरा सवाल यह है, एक्चुअली मेरी जो मिसेज है वो होम मेकर है जी, और उनकी जो एनुअल इनकम है करीब 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट वगैरह सब मिला करके ये जी। अब अगर मैं उन्हें अपने पास से मान लो मैं 10 लाख रुपए उन्हें गिफ्ट कर देता हूँ, जी, तो मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट करता हूँ, तो क्या ये मतलब नेक्स्ट ईयर जैसे 1 लाख उनका इंटरेस्ट वगैरह है और 10 लाख मैं गिफ्ट कर रहा हूँ जी, तो ये क्या उनकी टैक्स टोटल इनकम 11 लाख होगी या मतलब कैसे माना जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर 87A में 12 लाख तक एग्जिम्ट होगा है। ठीक है, आपकी बात समझ आ गया आलोक जी। आज लक्ष्मण, आज गिफ्ट बड़े लोग दे तो रहे हैं। गिफ्ट बड़े दे रहे हैं, नहीं गिफ्ट तो दे रहे हैं पर गिफ्ट में कहीं कोई पीछे कुछ वो बोलते हैं ना, स्मेलिंग अ रैट। तो थोड़ा सा कहीं अब ये क्या आलोक जी ने क्या किया कि पत्नी को गिफ्ट किया। अब देखिए इसमें स्ट्रैटेजी क्या है कि 12 लाख तक आप 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनको लगा कि मैं अपने जो 10 लाख वाली इनकम है वो मैं वाइफ को दे देता हूं, तो उससे क्या होगा, वाइफ 12 लाख के अंदर आ जाएंगी, तो उसकी कमाई अगर उनकी कमाई होती है पहले तो गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो गया, और उनकी अगर कल को कमाई होगी तो पहली बात तो आलोक जी इसमें क्लबिंग प्रोविजन आ जाता है। अच्छा, पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 64 के अंतर्गत अगर आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं तो उससे आने वाली जो इनकम है वो आप पे क्लब हो जाएगी। पर इन्होंने इनकम की बात नहीं की, इन्होंने कहा वो जो मैंने गिफ्ट किया है वो उनके 12 लाख में आ जाएगा। तो गिफ्ट तो वैसे ही आलोक जी एग्जेम्प्ट है, उनको वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगी
तो उसमें वो इसको एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में, अभी आपसे पहले कॉलर को हम यही बता रहे थे कि उसको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाएं, और एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा के उनकी इनकम आलोक जी 1 लाख ही मानी जाएगी, 11 लाख और 10 लाख प्लस 1 लाख नहीं मानी जाएगी, 1 लाख ही मानी जाएगी। ये इनकम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाएगी, पर इससे होने वाली आय जो है वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। मतलब इनके वाइफ के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल सेहत पे खुश तो होंगे ना? हाँ, खुश हो जाएंगे, हाँ खुश हो जाएंगे, ये अलग बात है, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि वो जो आप सोच रहे हो कि उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, हाँ, सरकार की नज़रों में वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने गिफ्ट किया 10 लाख, उनकी आमदनी 1 लाख ही मानी जाएगी। और फिर जो है इनकम जो उससे होगा, मान लें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे ब्याज आ रही है चाहे रिटर्न आ रहा है, तो वो फिर उनका इनकम नहीं मानी जाएगी, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, क्लब मानी जाएगी। तो ये है पूरे कहानी। आलोक जी धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस उलझन को आप समझ गए होंगे। और सवाल ने उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न का समय चल रहा है, लोगों के मन में कई सारे कन्फ्यूजन होते हैं, कई सारे गलतफहमियाँ होती हैं। तो आपने तो कन्फ्यूजन बताए थे पिछले शो में, अब कुछ गलतफहमियाँ लोगों के मन में होती नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले लिस्ट आउट करें कि कौन कौन सी गलतफहमियाँ हैं जिससे बचना चाहिए। बिल्कुल, भ्रम इसको कहते हैं कि लोगों को भ्रम होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो मैं आज 5 भ्रम आपको बताऊंगा, गलतफहमियां जिसको आप कह रहे हैं कि, और ये बाकायदा तजुर्बे से निकाले हुए हैं, ये मतलब लोगों को मैंने असल में करते हुए सुना और देखा। सबसे पहला भ्रम कि अगर मेरा टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई साहब मिले, वो कहते हैं, मैंने कहा आप रिटर्न फाइल करते हैं? वो कहते हैं हम रिटर्न फाइल नहीं करते। वो कहते हैं हमारा तो टैक्स पहले ही कट गया है, तो जो सरकार ने लेना था हमसे ले लिया। ये उनका जवाब था। तो बहुत बड़ा भ्रम है ये, खासकर लक्ष्मण जो नए टैक्स पेयर्स हैं और हमारे नए दर्शक हैं, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है, टीडीएस कटने का मतलब, टीडीएस को हम लक्ष्मण बोलते हैं एड हॉक डिडक्शन। एड हॉक मतलब एक टेम्परेरी तरीके से आपने टैक्स एक फिक्स रेट पे दे दिया, पर ये आपका अंतिम टैक्स नहीं है। ये भ्रम है लोगों के दिमाग में कि मेरा टीडीएस कट गया। मुझे आपको हैरानी होगी, 1-2 सैलरी वाले भी मुझे लोग ऐसे मिले जो कहते हैं हमारा तो कंपनी ने टीडीएस काट लिया तो हमें रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा बिल्कुल ये गलती मत करिए। टीडीएस कटने का मतलब है अब तो आपको जरूर रिटर्न फाइल करनी है, बल्कि उल्टा है। अच्छा। और दूसरा, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आप ये समझते हैं कि मेरा टीडीएस फाइनल लायबिलिटी है। दूसरा, टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न भी नहीं फाइल करनी। एक दो भ्रम है टीडीएस में। एक तो ये जो टीडीएस कटा है मेरा अंतिम टैक्स है, दूसरा टीडीएस कट गया है तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। दोनों के दोनों भ्रम है साहब। आपका टीडीएस कट गया है तो टीडीएस एक एड हॉक डिडक्शन है, दूसरा टीडीएस कट गया है तो आपको रिटर्न अवश्य फाइल करनी चाहिए। तो ये 2 भ्रम हो गए टीडीएस से रिलेटेड। तीसरा भ्रम टीसीएस। अगर आपका टीसीएस किसी वजह से अप्लाई होता है, आपने प्रॉपर्टी ली है, कोई महंगी गाड़ी ली है, तो उस टीसीएस का मतलब ये नहीं है कि टीसीएस हो गया तो टैक्स उन्होंने कलेक्ट कर लिया तो आप उसको भूल जाइए। उस टीसीएस का आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं और अपने रिटर्न में आप उसका क्रेडिट लेके, जैसे उदाहरण के तौर पे लक्ष्मण आप यहां से बाहर पेमेंट भेज रहे हैं तो टीसीएस कट जाता है, उस टीसीएस का क्रेडिट लेके, ये आपका अंतिम टैक्स नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये आपका टैक्स ही नहीं है। टैक्स ही नहीं। ये तो सरकार ने सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए टैक्स कलेक्ट कर लिया। हो सकता है आपका तो जीरो बन रहा हो, तो टीसीएस अगर है वो बिल्कुल भी आपका टैक्स नहीं है, या आप उसका क्रेडिट लें। ये आप एक और बहुत बड़ा भ्रम है। चौथा भ्रम कि गिफ्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कि गिफ्ट को पहले ऐसा होता था लक्ष्मण कि हम गिफ्ट को आयकर विवरणी में, इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते थे। अब जो नए प्रावधान सरकार ये मांगती है, जो ईआई जब से शेड्यूल बना है, अब आपको अपना गिफ्ट ईआई में दिखाना चाहिए। यानी कि उन रिश्तेदारों से 56(2)(10) के अंतर्गत अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं और किसी अनजान से, यानी कि नॉन रिश्तेदार से, अनजान तो नहीं कहता मैं, दोस्त से या किसी से आप ले रहे हैं 50,000 तक, तो आपको वो गिफ्ट ईआई शेड्यूल में दिखाना जरूरी है। वरना कल को ये एंट्री जब आपके बैंक में आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, उस समय आप बताएंगे कि गिफ्ट था, पर आपके रिटर्न से वो मैच नहीं करेगा, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। हालांकि मैं एक जो गलतफहमी आपने बताई ना, उस पर मेरा अपनी राय ये है कि हमें जितना टैक्स काटना था आपने काट लिया, अब मेरा पीछे छोड़ दो। अब ये रिटर्न फाइल करो, ये दो जी वो दो जी, रहने दीजिए। अगर मेरा ज़्यादा कटा हुआ तो मैं आपके पास अप्रोच कर लूँगा। एक ये सिस्टम हो जाना चाहिए। काश ऐसा हो सकता। हालांकि आप लोग तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट लोगों के लिए नहीं, मैं तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन के फेवर में हूँ। मेरा मानना है लक्ष्मण के जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो जो पेचीदे मामले हैं सिर्फ उनको अटेंड करें। रूटीन नहीं पॉसिबल है कि नहीं, मतलब हमारा जितना टैक्स बनता था आपने काट लिया। अगर मुझे लगता है कि आपने ज्यादा काट लिया तो आपसे क्लेम कर लेंगे। किसी देश में ऐसा है, कभी इसका जिक्र करें, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन समय कम है तो हम लोग अगले शो के आखिरी भ्रम, हाँ,
कि हमने जो जो भी डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करी, हमने पिछली बार हल्का सा इसका किसी और संदर्भ में जिक्र किया था, मुझे उसका कोई प्रूफ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल प्रक्रिया है, मैंने अपने रिटर्न में दिखा दी तो उसको फाड़ के फेंक दिया। बिल्कुल ये भ्रम में मत रहिए, आपको वो दस्तावेज, वो कागजात अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे। कल को आपसे अगर पूछा गया और आपके पास नहीं मिले 150 जगह, अभी हमने याद है पिछली बार हमने सर्च और सर्वे का जिक्र किया, कितने साल तक रखने होंगे? वो कम से कम 8 साल तक आपके पास होना चाहिए। तो एक अलमारी रखिए तो ज्यादा अच्छा है। एक अलमारी बना, नहीं तो आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में आजकल रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कागज रखिए, आप अपना कंप्यूटर पे फोल्डर बनाइए, पर फाइलें बना के रखें, पुराना तरीका, कागज रखें अलमारी में, एक पड़ी हो ये मेरी इनकम टैक्स की फाइल है, मुझे लगता है वो तरीका आज भी दुरुस्त है और अच्छा है। अच्छा, चलिए, तो ये सारे गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिएगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ईमानदारी से, जैसा कि बताया गया अब तक। और इस पीछे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हितेश जी राजकोट से। हितेश जी नमस्कार, बताएं क्या कंफ्यूजन है? नमस्ते सर, मैं राजकोट गुजरात से बोल रहा हूँ, हितेश जी जी। सर मेरा सवाल प्रोफेशनल टैक्स है। मैं राजकोट में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ से मेरा प्रोफेशनल टैक्स फुल रेट में कटता है और उसकी एक पेरेंट्स कंपनी है, वहाँ भी मैं सेवा प्रदान करता हूँ, तो वो मैनेजमेंट भी मेरा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करती है, तो टोटल मेरा जो प्रोफेशनल टैक्स डबल हो जाता है फुल स्केप में। तो क्या ये सही है? क्या दूसरी कंपनी को मैं बोलूं कि भाई ये मेरा नहीं कटना चाहिए, एग्जाम्पशन मिल रहा, तो कैसे? देखिए लक्ष्मण, हितेश जी का सवाल वैसे हमारे शो के परव्यू से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स इनकम टैक्स में नहीं आता है। कुछ राज्य ने, जैसे उदाहरण के तौर पर कर्नाटका लगाता है, कुछ राज्य इस प्रोफेशनल टैक्स को सैलरीड एम्प्लॉयज के ऊपर लगाते हैं। तो हितेश जी वैसे जो प्रावधान कहते हैं, फिर भी हम इनको बता देते हैं, प्रावधान कहते हैं कि 2500 रुपए मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स आपका बनना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा बन रहा है, यानी कि दोनों एम्प्लॉयर्स, आपकी कंपनी और जो उनकी पेरेंट कंपनी, दोनों अगर काट रही हैं, तो ये तो कंपनी आपस में रिश्तेदारी है, उनको आप बताइए कि साहब आप ही की कंपनी दूसरी काट रही है तो दूसरा ना काटे। अगर फिर भी ज्यादा कट गया है तो आप जो प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट है आपके सिटी में, राजकोट में आप रहते हैं, आप वहां पर एक एप्लीकेशन डालिए और आपको जो फालतू कटा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। पर इस बात का प्रावधान है? हाँ प्रावधान है, पर मैं फिर जिक्र करना चाहूंगा कि ये आयकर के अधिनियमों के अंतर्गत, ये स्थानीय गवर्नमेंट का अपना ये स्थानीय टैक्स। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया हो हितेश जी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। और सभी सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब। और आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिनेमा सवाल। नमस्कार।